हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2023 के जो पेपर हुआ था, सीटेट के जो पेपर हुए थे, उसमें जो हम लोगों का पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का पेपर है, उसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये हम लोगों का 29 जनवरी 2023 का है। लास्ट पेपर हम लोगों ने 28 जनवरी का डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 11,000, 1100 और 11 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो जाए। तो 11,000, 1111 सबसे पहले बोल रहा है इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 11,000 लिख लेंगे। तो 11,000 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। फिर कह रहा है 1100, तो 1100 लिख लेंगे इस तरीके से। फिर कह रहा है 11, फिर 11 लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, 1 1 1 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये 11,000 1111 को सबसे पहले हम लोगों ने संख्याओं में कन्वर्ट किया। संख्याओं में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आया। अब कह रहा है कि इसके 11 के योगफल में से क्या घटाया जाए। तो हम लोग मान ले जो हमारा 12,111 आया है, इसमें से हम लोग मान ले कि x घटाया जाए। यहां से हम लोग जो है मान ले कि x घटाया जाए, तो यहां माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाए, 10,000। तो 10,000 प्राप्त हो जाए, यानी कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x को निकालने के लिए पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने के बाद जो हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी, तो 12,111 माइनस 10,000, इसको माइनस करेंगे तो 2,111 आ जाएगा। और यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 11,000, 1100 और 11 का योगफल करना था, हम लोगों ने टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद हमारा आ गया 12,111। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए। हम लोगों ने मान लिया कि x घटाया जाए, तो जो हम लोगों का योगफल जो प्राप्त संख्या है वो 10,000 हो जाएगी। तो बराबर 10,000 कर दिया। पक्षांतर करके सॉल्व किया तो 2,111 आ गया, जो कि हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 33,110 प्राप्त करने के लिए 8,668। तो सबसे पहले 8,668 और 6,888, 6,888 और 8,868, 8,868 के योगफल में से क्या जोड़ा जाए। मतलब 33,110 अगर आप लोगों को प्राप्त करना है, तो इसमें इनका जो योगफल है इसमें क्या जोड़ा जाए। तो इनका हम टोटल निकाल लेंगे। सबसे पहले योगफल 8 8 दूनी 16, 8 या 24 का 4 हो जाएगा, हाथ से लगा 2। तो 6 2 8 8 16 6 22 हो जाएगा, हाथ से लगा 2। तो 6 2 8 8 16 6 22 और 2 24 हो जाएगा, फिर हाथ से लगा 2। तो 8 2 10 6 16 और 8 24, तो 24,424 आ गया। अब कह रहा है कि 33,110 प्राप्त करने के लिए इनका योगफल हमारा कितना हो गया, 24,424 हो गया। तो 24,424 में क्या जोड़ा जाए। तो हम लोग मान लेते हैं फिर से सेम वही चीज, 24,424 में x जोड़ा जाए, तो हमको जोड़ने पर 33,110 प्राप्त हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे तो 33,110 माइनस 24,424 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 8686। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इनका हमको टोटल करना था। टोटल करने के बाद कह रहा है कि इसके योगफल में क्या जोड़ा जाए। तो योगफल हमारा आ गया 24,424। इसमें हम लोगों ने मान लिया x जोड़ा जाए, तो x जोड़ने के बाद हमें 33,110 प्राप्त हो रहा था। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, 8,686 आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्श पर कुल लाल और हरे बिंदु बनाए गए। लाल बिंदु हरे बिंदु से जुड़ पड़े हैं। श्वेता और कांता फर्श पर घेरे फेंकती है। घेरे के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 5 अंक। तो रेड जब भी आता है, लाल बिंदु आता है, तो उसके लिए 5 अंक मिलते हैं। और हरा बिंदु यानी कि ग्रीन आने पर उसे 1 अंक मिलता है। जिसके पास अधिकतम अंक आएंगे वह विजेता होगा। श्वेता के घेरे में 5 लाल यानी 5 गुणे रेड, 5 लाल तो 5 रेड हो गया, और 7 हरे बिंदु यानी 7 इंटू ग्रीन। तो टोटल जो उसके पास आते हैं वो 5 लाल और 7 हरे। तो एक लाल की वैल्यू थी 5, तो 5 वैल्यू रख देंगे रेड की। ग्रीन की वैल्यू थी 1, तो 1 किसकी रख देंगे। तो ये 25 प्लस 7 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया श्वेता का। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कांता, तो कांता का हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। कांता के लिए बोल रहा है कि 4 लाल तो 4 रेड हो जाएगा, प्लस 12 हरे यानी 12 ग्रीन हो जाएगा। तो 4 लाल यानी 4 रेड, यानी रेड की वैल्यू हमारी 5 थी। 12 ग्रीन यानी ग्रीन की वैल्यू 1 थी, तो ये हो गया 20 प्लस 12, 20 और 12 होता है 32। तो हमने देखा यहां पर कांता को भी 32 प्राप्त हो रहा है और श्वेता को भी 32 प्राप्त हो रहा है, यानी टोटल बराबर हमको प्राप्त होता है।
श्वेता और कांता को बराबर अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो जो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा खेल ड्रॉ हो गया, क्योंकि दोनों ने समान अंक प्राप्त किए, क्योंकि इनके भी 32 थे, इसके भी 32 थे, तो 32-32 बराबर हो गया और दोनों ने समान अंक प्राप्त किए, ये कारण हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें रेड का 5 दी थी वैल्यू, ग्रीन की 1 दी थी, यहां पर लाल बिंदु के लिए 5, हरे बिंदु के लिए 1, तो रेड बराबर 1 हो गया, ग्रीन इक्वल टू 1 हो गया, रेड बराबर 5 हो गया, ग्रीन इक्वल टू 1 हो गया। श्वेता के लिए कह रहा था 5 लाल यानी 5 रेड हो गया, 7 ग्रीन यानी 7 गुणे ग्रीन लिख दिया हम लोगों ने, रेड की वैल्यू 5, ग्रीन की वैल्यू 1, सॉल्व कर लिया 32। इसी तरीके से कांता के लिए 4 लाल और 12 हरे बोल रहा था, तो 4 लाल की वैल्यू 5, ग्रीन की वैल्यू 1, 20 और 12 मिलकर 32 हो गया। दोनों की सेम बराबर वैल्यू आई है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ड्रॉ, खेल ड्रॉ हो गया, क्योंकि दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट है कौन सा असत्य है? अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, इसी तरीके से ये जो क्रम है आप लोगों का चलता रहता है, अपरिमित रूप से चलता रहता है, जहां तक की संख्या है हमेशा चलता रहेगा। तो जो अभाज्य संख्या है ये अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल सही है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है और 2 एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया है ये गलत है, और यही हमसे पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन था, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लो 17 के अगर गुणनखंड करेंगे तो एक 17 मिलेगा और एक 1 मिलेगा, यानी अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, एक 1 होता है और एक 17 होता है। इसी तरीके से 13 का अगर देखेंगे तो एक गुणनखंड 1 होगा और एक 13 होगा, 11 का देखेंगे तो 1 होगा और 11 होगा, तो अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लास्ट है 90 और 100 के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सही है। 90 और 100 के बीच में केवल एक संख्या आती है 97, तो 90 और 100 के बीच में केवल एक 97 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 जो था ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि सभी अभाज्य विषम संख्याएं होती हैं, जबकि हमारा सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो एक सम संख्या होती है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 सही 3/4, 3 सही 1/2 में कितने चौथाई है? तो इसको हम लोग सबसे पहले बदल लेते हैं साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 चौक 36 प्लस अंश ऐड कर देंगे प्लस 3/4। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1/2, तो 36 और 3 हो जाएगा 39/4 प्लस 6 1 7/2। अब या तो आप लोग एलसीएम ले लें, या यहां पर चौथाई पूछ रहा था, या पहले से ही हम लोगों को नीचे ऑप्शन में 4 मिल रहा है अपॉन में, यहां पे हम लोग 4 बना लेते हैं, अंश और हर में 2 2 से गुणा कर देते हैं, तो हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो ये 39/4 हो गया और ये 14/4 हो गया। इनको ऐड करेंगे तो 39 और 14 53 हो जाएगा, 53/4। यानी अब पूछा कितने चौथाई होंगे, तो कितने चौथाई है 53 है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 और 2 का 2 आएगा, तो भी हमारा सेम यही चीज बन के आएगी, 39/4 प्लस 14/4 53/4 हो गया। 53/4 का मतलब है इसमें चौथाई अगर पूछा जाएगा तो 53 चौथाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर 1 मिलियन की बात की जाए तो 1 मिलियन को हम लोग कहते हैं 10 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 लाख। अब कह रहा है 12 मिलियन यानी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 लाख हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 12 मिलियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। अब कह रहा है कि भारतीय संख्या प्रणाली के, तो भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी अगर भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से कहा जाएगा तो 1 करोड़ प्लस 20 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केवल आप लोगों को यह याद रखना है कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, इसलिए जो 12 मिलियन है तो 12 गुणे 10 लाख के बराबर हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने इसको काउंट किया तो 1 करोड़ 20 लाख बन के आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें कोई रैखिक सममित नहीं है। तो रैखिक सममित जो होती है, जब किसी भी आकृति को आधे से डिवाइड किया जाता है तो हमको अगर सेम आकृति मिलती है तो वहां पर रैखिक सममिति होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक आयत की, तो आयत को अगर हम लोग यहां से 20 से डिवाइड करेंगे तो हमको सेम आकृति मिलेगी, जो इधर है वही इधर है। अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो भी हमको सेम आकृति मिलेगी, जो इधर है वो इधर है। यानी कि अगर हम लोग 20 से फोल्ड कर दें तो पूरी आकृति कवर हो जाएगी, तो इसी को रैखिक सममित कहते हैं। तो अगर बी की बात की जाए तो बी में अगर आप लोग ऐसे डिवाइड करेंगे क्षैतिज रूप से, तो जो आकृति ऊपर है वही आकृति नीचे है।
x की बात की जाए तो x को अगर ऐसे डिवाइड करें या ऐसे डिवाइड करें तो सेम आकृति हमको मिल रही है, तो x में भी रैखिक सममिति है। वहीं पर s में रैखिक सममित नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी हमको सेम आकृति नहीं मिलेगी, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी हमको एक जैसी आकृति नहीं मिलेगी। तो पूछा था रैखिक सममिति नहीं है, तो रैखिक सममित नहीं वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात की जाए t की, तो t को अगर हम लोग 20 से ऐसे डिवाइड करें तो सेम आकृति जो इधर है वही आकृति हमको इधर प्राप्त होगी, यानी t में भी रैखिक सममिति होगी। s जो है s में कोई भी रैखिक सममिति नहीं होगी। s को अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी हमको कोई सेम आकृति नहीं मिलेगी, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी कोई भी सेम आकृति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में एक बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है जब उसकी कोई भी आकृति अगर समबहुभुज होगी तो उसकी जो सभी भुजाएं वो जो है वो बराबर होंगी और जो कोण है वो भी बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। ये सभी भुजाएं बराबर हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ सभी कोण भी बराबर होने चाहिए। तो ये पहला और दूसरा जब एक साथ होगा तभी वो आकृति जो है समबहुभुज कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक बहुभुज, हमेशा याद रखिए, एक बहुभुज समबहुभुज तभी होगा जब उसकी जो है सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। जैसे अगर बात की जाए समषटभुज की, तो उसमें जो सभी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एंगल और जो कोण है, जो कोण और भुजा जो दोनों चीजें जब बराबर होंगी तभी हमारा जो बहुभुज है समबहुभुज कहलाएगा। अगला है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है। तो मान लिया जाए अगर इस तरीके से घड़ी की जो हम लोगों के एंगल होंगे वो इस तरीके से होंगे, और अगर घड़ी की सुई की बात की जाए तो इस तरीके से अगर घड़ी की सुई यहां पर है, फिर घड़ी की सुई अगर यहां पर आएगी तो ये जो एंगल का है वो 90 डिग्री का हो जाएगा और इतने में 15 मिनट का तय करेगी। क्योंकि अगर बात की जाए यहां से, अगर यहां पे 12 है, यहां पर 3 है, तो अगर इस तरीके से बना है, ये घंटे की सुई मान ले, ये मिनट की सुई मान ले, तो ये हमारा हो जाएगा 12.25। इसी तरीके से ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा और यहां पर भी 15 मिनट की दूरी तय करेगी, क्योंकि ये हमारा 12:30 बज जाएगा और 15 30 यानी 30 मिनट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 15 मिनट हो जाएगा और यहां पर जो हमारा एंगल हो जाएगा ये भी 90 डिग्री का, तो 90 90 90 यानी 3 बार 90, तो 3 इंटू 90 270 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि एक जो हम लोगों का चतुर्थांश से समझ लें, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो एक चतुर्थांश की बात की जाए तो 15 मिनट और 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हमको बनाना है 45 मिनट का, तो 15 15 30 और 15 45, तो 90 90 90 3 बार ऐड करेंगे तो 270 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, गाजर और नींबू की जो है यहां पर रेट दे रखा है और मात्रा दे रखी है। अब कह रहा है तपन ने 1 केजी आलू, तो 1 केजी आलू खरीदा उसने, तो यहां पर आलू की कीमत 2 किलोग्राम आलू जो है 60 रुपए का है, तो 1 किलो आलू कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, जस्ट हाफ, क्योंकि 2 किलो की कीमत 60 है तो 1 किलो की आधी हो जाएगी। फिर आधा किलो प्याज, तो प्याज की कीमत 1 किलो प्याज अगर 35 का है तो आधा किलो अगर प्याज की बात की जाए, आधा किलो प्याज की बात की जाए तो ये हो जाएगा 35/2, 35/2 होता है हमारा 17.5। फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग टमाटर की, तो आधा किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर अगर 40 में है तो आधा किलो टमाटर हम लोग देख लेते हैं। तो आधा किलो टमाटर जो है अगर 1 किलो 40 में है तो 40/2 यानी 40/2 का मतलब हो गया 20 रुपए। फिर 250 ग्राम गाजर कह रहा है, तो गाजर का मूल्य जो 25 है, यानी गाजर को हम लोग यहां पे लिख देते हैं, गाजर का मूल्य जो है 25 है तो 25 रुपए। फिर नेक्स्ट है 100 ग्राम मिर्च, तो मिर्च का जो यहां पर जो मूल्य है 50 ग्राम मिर्च है 10 रुपए की, तो 100 ग्राम मिर्च कितने की हो जाएगी, ज्यादा पे जा रहे हैं अब हम लोग तो डबल हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम मिर्च की अगर बात की जाए 50 ग्राम मिर्च जो है 10 रुपए की है, तो 100 ग्राम मिर्च 10 गुणे 2 यानी कि 20 रुपए की हो जाएगी। फिर लास्ट में हम लोगों से कह रहा है नींबू, 4 नींबू, तो 2 नींबू का मूल्य है 10 रुपए, तो 4 नींबू का मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। 4 नींबू, 2 का है 10 रुपए, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रुपए हो जाएगा। यानी कि जो हम लोगों के खर्च जो आया है, आलू की कीमत 30, प्याज की कीमत 17.5, टमाटर की कीमत 20, गाजर की कीमत 25 और मिर्च की कीमत 20 और नींबू की कीमत 20। तो ये जो है तपन ने टोटल खर्चा किया। अब अगर हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे तो इन सबको ऐड करने पे आएगा 132.5 रुपए। तो 132.5 रुपए उसने खर्च किया। अब कह रहा उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे।
तो 500 रुपए उसने नोट दिया और उसमें से 132.5 रुपए खर्च कर दिए, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, तो यहां पर हमारा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 367.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें केवल आपको ध्यान रखना था 2 किलो आलू की कीमत हम लोगों को दे रखी थी 60 रुपए, तो 1 किलो की जस्ट आधी हो गई। 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य दे रखा था, तो आधा किलोग्राम प्याज था तो जस्ट आधा हो गया। टमाटर 1 किलोग्राम 40 का था, आधा किलोग्राम टमाटर जस्ट आधा का हो गया। फिर गाजर की बात की जाए तो गाजर 250 ग्राम 25 की थी, तो 250 ग्राम ही उसने खरीदी, यानी 25 रुपए हो गए। मिर्च की बात की जाए तो 50 ग्राम 10 रुपए का था, 100 ग्राम डबल का हो जाएगा, यानी 2 गुने का हो जाएगा। 2 नींबू 10 के थे तो 4 नींबू 20 के हो गए। टोटल हम लोगों ने खर्चा निकाल लिया, खर्चा हमारा 132.5 आया। 500 की उसने नोट दी थी, 132.5 रुपए उसने खर्च किए, यानी कितने रुपए बचा है? 367.5 रुपए उसके पास अभी शेष बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बोतल के 1/3 भाग में दूध भरा है। तो हम लोगों ने बात की थी कोई भी अगर पूरा भाग है तो पूरा भाग जो है वो 1 के बराबर होता है। अब 1 में 1/3 भाग अगर भरा हुआ है तो कितना शेष भाग है? तो शेष हम लोग निकाल लेंगे खाली भाग, तो 3 - 1/3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2/3 बचा, तो 2/3 भाग जो है ये हमारे पास खाली है। अब बोतल को पूरा भरने के लिए 500 मिलीलीटर पैकेट की आवश्यकता है, यानी खाली भाग को भरने के लिए 500 मिलीलीटर चाहिए। अगर हम लोग भाग में देखेंगे तो 2/3 भाग खाली है, इसको भरने के लिए कितना चाहिए? 500 चाहिए, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1 की वैल्यू, यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये 250 हो जाएगा। 250 गुणे 3, तो 250 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 750 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि पूरा भाग हमारा 1 होता है, शेष भाग हमारा 1 - 1/3 हो जाएगा, यानी कि हमारा शेष भाग 3 - 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। 2/3 की कीमत हमको 500 मिलीलीटर पता है, क्योंकि कह रहा पूरा भाग बनने के लिए 500 मिलीलीटर और दूध की आवश्यकता है, और हमारा शेष है 2/3, तो 2/3 बराबर 500, तो 1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 750 मिलीलीटर। तो एक भाग हमारा हो गया 750 मिलीलीटर और पूरा भाग कितना होता है? 750 मिलीलीटर। धारिता जो होती है वो पूरे भाग के बराबर होती है, उसमें जितना दूध आ सकता है उसके बराबर होती है, तो 750 मिलीलीटर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचा ने 16:45 पर अपनी यात्रा शुरू की, 23:10 बजे समाप्त की। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? तो 23:10 पे समाप्त की, 16:45 पे शुरू की थी, दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि समाप्त में से शुरू माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब 10 में से 45 माइनस नहीं होता, इसलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, हम लोगों ने बात की थी। तो ये आवर होता है, ये हम लोगों का मिनट होता है, तो 1 घंटा जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इधर तो हमारा 22 बच जाएगा। अब ये 1 घंटा इधर आएगा तो इधर मिनट में चेंज होगा, तो 1 घंटा मिनट में कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा, और 60 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा? 70 मिनट हो जाएगा। ये 16:45 अब माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहां पर हमारा हो गया 6 में से 4 गया तो 2, और 22 में से 16 गया तो 6, तो 6 घंटा 25 मिनट हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ये आपका अगर एक आवर आप लोग यहां से एलसीएम हासिल लेंगे तो इधर आपका मिनट में चेंज हो जाएगा, तो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो इधर मिनट में हो जाएगा, तो ये 60 मिनट और 10 मिनट मिलके आपके 70 मिनट बन जाएंगे। तो 70 और 45 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 22 में से 16 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 6 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली संख्या क्या है? तो 8 × 64 पहली संख्या है, सॉरी यहाँ पे 8 × 64 है पहली संख्या, फिर 7 × 49 दूसरी संख्या, फिर 6 × 36 है, यानी 8 पहले, सबसे पहले यहां पे 8 था, फिर 8 से 7 हुआ, फिर 7 से 6 हुआ, अब 6 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा था, 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 25 की मल्टीप्लाई 125, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो मिलान चिन्ह जो होते हैं वो हमारे इस तरीके से होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी, 1 को लिखने के लिए 1, 2 को लिखने के लिए 2, 3 को लिखने के लिए 3, 4 को लिखने के लिए इस तरीके से 4, 5 को लिखने के लिए 4 डंडे बनाते हैं और फिर हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे मिलान चिन्ह होते हैं, और मिलान चिन्ह का हमेशा प्रयोग जो है बारंबारता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बारंबारता जो है मिलान चिन्ह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और बारंबारता क्या होती है? कोई भी अगर हम लोगों को संख्याएं दी हैं, जैसे 5, 6, 5, 5,
10, 4, 3 इस तरीके से कोई भी संख्या दी है और बारंबारता पूछा जाएगा तो जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही हमारी बारंबारता होगी। जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो 5 जो है ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो 5 हमारी बारंबारता हो जाएगी। तो मिलान चिन्ह जो है इनका प्रयोग हमेशा बारंबारता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इसमें हम लोगों को दे रखा है, दी गई तालिका में एक जंगल में हर वर्ष खरगोशों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को दिखाया गया है। आरंभ में 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद। अब हमको बताना है कि इनमें क्या अंतर पड़ा। तो देखा जाए पहला ऑप्शन अगर हम लोग उठाए, पिछले वर्ष की संख्या के 2 गुने से कुछ अधिक थी। तो अगर 10 से 18 जाओगे तो 10 का 2 गुना 20 और 20 से अधिक ना होकर कम है। फिर 18 से अगर 32 जाओगे तो 18 दूनी 36, तो 2 गुने से यहां पर भी कम है। फिर 32 का 2 गुना करोगे तो 64, यानी 64 से ये भी कम है, 2 गुने से कम है। फिर 58 से 108 आओगे तो यहां पर भी आप लोग देखोगे तो 2 गुने से कम मिल रही है। यानी कि हर वर्ष में जो है 2 गुना अगर हम लोग कर रहे हैं तो 2 गुने से कुछ कम आ रहा है। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो 4 है, पिछले वर्ष की खरगोश की संख्या के 2 गुने से कुछ कम थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 10 से 18 गया तो 10 का 2 गुना 20 होता है, जबकि हमारी 18 है यानी 2 गुने से कम है। फिर 18 से 32 हुआ तो 18 तक का 2 गुना 36 होता है और 36 से कुछ कम है 32, यानी कि 2 गुने से कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये हम लोगों का 29 जनवरी का पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 29 जनवरी के सेकेंडरी लेवल का पेपर है यानी कि जूनियर लेवल का पेपर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।